साथियों, आज हमारे बीच हैं एक कप चाय और तुम के लेखक सुनील पंवार जी और साथ में है डॉक्टर खुशी राज जी। आइए करते हैं बातचीत इनकी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। खुशी मैम, सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भीम कारवां पर। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की और जानते हैं इनकी एक कप और चाय और तुम का राज क्या है। इस इनकी कहानियों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, आप ज्यादा समय ना लेते हुए आपको चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी। मैं डॉक्टर राजकुमारी जय भीम कारवां के मंच संचालक और संचालिका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस खास वार्ता में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज की इस खास चर्चा में हम जो चर्चा करेंगे उसमें आज हमारे खास मेहमान होंगे युवा कहानीकार सुनील पवार। युवा कहानीकार सुनील पवार जी का मैं तहे दिल से जय भीम कारवां मंच पर स्वागत करती हूँ। सर, आपका इस जय भीम कारवां मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं युवा कहानीकार सुनील पवार जी का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। आप राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैं और वहां एक आंचलिक परिवेश रावतसर में रहते हैं। आपकी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हुई। अंग्रेजी भाषा में आपने स्नातक किया, एलएलबी की और बीएड शिक्षा प्राप्त की। आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रुझान रहा है। सुनील पंवार जी की रुचि 14-15 वर्ष की आयु से ही कहानी पढ़ने में रही है। 14-15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृह शोभा, सरस सलील और अन्य जितनी भी पत्र पत्रिकाएं थी उन सभी का गहन अध्ययन किया है। वहीं से उनकी साहित्य के प्रति रुचि बनी। उनकी विशेष रुचि साहित्य में कविताओं और कहानियों पर रही, तो उन्होंने कहानी के क्षेत्र को अपने साहित्य के लिए चुना। वो पिछले दिनों बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रभात केसरी, सुदर्शना, विचार विथिका, दैनिक बुलंद संदेश, मीडिया फॉर यू जैसी पत्र और पत्रिकाओं में समय समय पर उनके लेख आते रहे हैं। आज की जो ये खास वार्ता है, ये इनके प्रथम कहानी संग्रह एक कप चाय और तुम पर आयोजित की गई है और सर की ये पहली पुस्तक है। इस पहले कहानी संग्रह के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। सर, आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस पुस्तक में जो मुख्य वार्ता का विषय रहेगा वो ये रहेगा कि इस कहानी संग्रह में जो 4 कहानियां हैं, सुखिया के 4 भागों पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। मैं आपसे पहला प्रश्न सर ये करना चाहूंगी कि आपकी कहानी संग्रह एक कप चाय और तुम, आपने इस शीर्षक को क्यों चयन किया, जबकि सुखिया जो कहानी है वो श्रृंखलाबद्ध कहानी है, 4 भागों में विभाजित कहानी है। तो आपने जो है एक कप चाय और तुम शीर्षक का चुनाव ही क्यों किया? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैडम, मैं सबसे पहले तो इस मंच का स्वागत करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस मंच पर स्थान दिया। और सरेन जी का बहुत बहुत आभार और इसी के साथ खूबसूरत संचालिका राजकुमारी जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और आपके सवालों के जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये कि सुखिया की कहानी, सुखिया का जो शीर्षक जो आप कह रहे हैं, इसमें जो 4 कहानियां थी, सुखिया की 4 कहानियां हैं इसमें, जो दलित विमर्श से आप ले सकते हैं, आप बौद्धिक क्षमताओं से ले सकते हैं। एज ए टीचर काम करते हुए मुझे लगता है कि बच्चे में जो है, जो बौद्धिक क्षमता है उसकी, उस आधार पर आप इसे ले सकते हैं इन कहानियों को।
तो इसका शीर्षक की अगर हम बात करें तो शीर्षक इसलिए इसका नहीं रखा गया एक कप चाय और तुम, इसलिए रखा गया अगर हम किसी नाम से अगर किसी के रखते हैं, किसी कैरेक्टर वाइज अगर नाम से रखते हैं, तो मुझे लगता था कि शायद ये कॉमन होगा। इसलिए मैंने इन्हीं कहानियों में से एक कहानी, मुझे एक ऐसा शीर्षक की जरूरत थी जो टाइटल तो होता लेकिन अलग से होता, थोड़ा सा हटके होता। इसीलिए मैंने इन्हीं में से एक कहानी में से एक कहानी उठाई जिसका नाम था एक कप चाय और तुम। मुझे लगता है कि ये सबसे डिफरेंट था। और दूसरी बात ये कि अगर हम सुखिया की बात करें तो सुखिया को कहानी से चाय से बहुत प्रेम था। अगर रात के 2 बजे भी अगर कोई चुस्की ले लेते तो सुखिया नींद से जाग जाया करता था। ये उसके कुछ बचपन के किस्से हैं। तो इसीलिए हमने इसका जो नाम है वो एक कप चाय और तुम रखा। हालांकि इसे सुखिया से पूरी तरह से नहीं जोड़ सकते हम, लेकिन फिर भी इस हमारे लिए तो यही था कि हम इसे सबसे अलग रखें, बस यही इसके जी पीछे कारण है। जी, जबकि सबसे शुक्रिया। बड़ा पार्ट भी सुखिया का, सबसे बड़ा पार्ट इस पूरे कहानी संग्रह में सबसे बड़ा पार्ट ही सुखिया का। जी जी, जी मीन्स हम आपकी कहानी का जो शीर्षक है उसी के साथ आपकी 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगी। नींद की झपकी सी तुम, चाय की चुस्की सी तुम। नींद की झपकी सी तुम, चाय की चुस्की सी तुम। यादों की हिचकी सी तुम, यादों की हिचकी सी तुम। बातों की चुटकी सी तुम। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां जो सुनील पंवार जी ने लिखी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उनका रुझान जो है कविताओं में भी है। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि आपने जो कहानी संग्रह का जो शीर्षक जिस पे अभी हमने चर्चा की और मैंने बताया कि कहानी की जो सुखिया कहानी है वो श्रृंखलाबद्ध कहानी है, विभाजित कहानी है और 4 भागों की कहानी है। तो उसमें दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप दलित चेतना, क्योंकि आज हमारा विषय है कहानियों में दलित चेतना और शिल्प, तो इसमें दलित चेतना को या दलित जो शब्द है उसे आप किस संदर्भ में लेते हैं, उसका क्या अभिप्राय आप मानते हैं? जी, देखिए दलित चेतना की जब जहाँ तक हम बात करते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, दलित चेतना 20वीं शताब्दी के समथिंग से ये जागृत हुई लोगों में, जो दलित चेतना थी। लेकिन दलित शब्द का जो अर्थ है वो आजकल कई मायनों में गलत तरीके से लगा दिया। इसे किसी जाति विशेष से जोड़ दिया गया है, इसे केवल दलितों से, अनुसूचित जाति जनजाति से ही जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। दलित का मतलब है हर वर्ग का व्यक्ति, वो व्यक्ति जो दबा है, कुचला है, जो अत्याचार सहा है, जो शोषित हुआ। और इनमें से अगर हम दलित शब्द का अगर सही से इस्तेमाल करें या अगर सही से माने, तो मैं जहां तक मानता हूं महिला जो है वो वर्षों से दलित रही। और महिला को हर तरीके से, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, ये कोई जरूरी नहीं होती कि भाई हम इसे कास्ट वाइज अगर हम इसे डिवाइड करें, ऐसा नहीं है। कास्ट वाइज डिवाइड करने का उसका कोई अर्थ नहीं है। नारी नारी होती है, लेकिन फिर भी उसे वो स्वतंत्र कभी नहीं, परतंत्र रही है। तो ये जो चीजें हैं, दबा कुचला हर इंसान दलित है, लेकिन इसे गलत मायने से पेश किया जाता है। आज अगर हम कहीं बात करते कि मैं दलित हूं, तो सीधा सीधा वो अर्थ लगाता है कि या तो आप अनुसूचित जाति से हैं या जनजाति से। वो ये नहीं कहेगा कि भाई आप शोषित हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने इस शब्द की और मैं भी इस शब्द को इसी मायने में, इसी अभिप्राय से सोचती हूँ। और ऐसा है भी कि जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक वर्ग से जो कुचला हुआ व्यक्ति है या आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, वो हर व्यक्ति दलित है। और महिलाओं की जहां तक बात है, महिलाएं तो इस समाज की हमेशा से ही दलित वर्ग में आई हैं, तो दलित वर्ग का बहुत व्यापक अर्थ जी हाँ, होता है। अगला बहुत प्रश्न मेरा व्यापक आपसे अर्थ है, ये है, बिल्कुल, हर क्षेत्र में। अगला प्रश्न जो है जी, कि आपकी किसी भी कहानियों क्षेत्र की में जो शोषित है। आपकी कहानियों की जो मूल संवेदना है, उस मूल संवेदना में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? इन कहानियों में क्या आपने जीवन अनुभव लिखे हैं साउंड या इन कहानियों में आपने आप मैम, बीती लिखी है? साउंड हम साउंड हमारे सिस्टम दर्शक ये में जानना प्रॉब्लम हो चाहते हैं। रही है, कुछ आवाज इंटरप्टेड हो रही है शायद। ये साउंड सिस्टम में दिक्कत है मैम।
मेरे में जी। साउंड नहीं आ रही क्या? नहीं, हेलो। साउंड में आवाज बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं आ रही। जी हाँ, अब बोलिए आप। हम्म। जी। मेरा दूसरा आपको प्रश्न दोहराना ये है पड़ेगा जो कि, भी आपने कहा है। हाँ बिल्कुल दोहराएंगे। आपकी जी। कहानियों की मूल संवेदना क्या है और उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपने ली हैं? ये जो समस्याएं आपने ली हैं आंचलिक क्षेत्र की सुखिया में, ये समस्याएं आपकी आप बीती हैं या जीवन के अनुभव हैं? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। जी, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। लोग कई बार जब लोगों को हम बताते हैं, कई बार जब कोई कहानी पढ़ता है तो वो जो आज के ज़माने के जो पाठक हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ें हो नहीं सकती जिस तरह से आप कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें 1990 की, तो इसमें जो कुछ भी लिखा है, सुखिया के जीवन में एक-एक शब्द मैंने अक्षर से लिखा है। जो चीज़ हमने महसूस की, जिन चीज़ों को हमने देखा, उसी चीज़ को हमने लिखा, हर चीज़ को। इसमें जो भी चीज़ है, चाहे सुखिया के जीवन से आप ले सकते हैं, सुखिया की बौद्धिक क्षमता से ले सकते हैं या उसके किस्सों से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई मसाला डाला गया है, बस उसका अंदाज़ जी था जी। और उसके ये जीवन की बिल्कुल जीवंत है ये, बिल्कुल जीवंत, अक्षर से लिखा हुआ, जी बिल्कुल जी। अक्षर से। जैसा-जैसा हुआ, मतलब वैसा-वैसा मैंने इसमें लिखा। मतलब जो हर दलित एक साहित्य घटना में को जो पंक्तियां। मैंने। मैम, आवाज़ में बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, काफ़ी साउंड में दिक्कत है हमारी। क्या मेरी किया आवाज़ जाए? आपको क्लियर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। नहीं, अब ठीक आ रही है। ठीक है। आपके फिर नेटवर्क में जी। प्रॉब्लम हो सकती है। मैं दूसरा प्रश्न फिर हो दोहराना सकता है। चाहूंगी। हम्म। कि आपकी जो जी। कहानी है सुखिया, जो पहली कहानी है जिसका शीर्षक है कण कण में भगवान। कण कण में भगवान जी। जो कहानी है, उस कहानी के अंतर्गत जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे दो विमर्श मेरे सामने आए। एक दलित चेतना में अगर हम उसको देखें, दलित चेतना के संदर्भ में देखें, उसमें दो मुख्य चीजें उभर कर आती हैं। एक जातीय पक्ष और दूसरा धार्मिक पक्ष। तो इस जातीय पक्ष और धार्मिक जी। पक्ष को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? आपने उस कहानी में जो लिखा है, हम चाहेंगे कि थोड़ा विश्लेषण आप उस कहानी का धार्मिक और जातीय पक्ष जो है उसको दर्शकों के सामने रखें। जी, देखिए जिस तरह से हमने इस कहानी को कण-कण में भगवान जब हम बनाए, ऐसा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से हो, एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में मंदिर नहीं, या जिसके घर में जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन फिर भी हम्म। भगवान में अंतर माना गया, सिर्फ धर्म और जाति हम्म। के आधार पर। सुखिया बस जी। यही सवाल करता, अपनी बहन से यही सवाल करता है कि मुझे घंटा बजाना है। लेकिन हम्म। उसकी जो बहन है वो उसको कहती है कि नहीं बजा सकते क्योंकि हम मंदिर में नहीं जा सकते। हम्म। तब वो आज सवाल करता है भी क्यों मंदिर में नहीं जा सकते? तो वो कहता है कि वो भगवान जो है, भगवान तो सभी एक होते हैं, फिर हम क्यों नहीं जा सकते? तो वो कहते हैं नहीं जा सकते, हम नीच जाते हैं। तो ये जो चीजें हम्म। हैं कि जाति के नाम पर भगवान को बांटा गया है। सुखिया कहता है फिर मेरे घर में भी भगवान है, अगर मैं नीच हूँ तो फिर मेरा भगवान कैसे ऊंचा हो सकता है? फिर शायद हमारे वाला जो भगवान है वो कम पावर का है। तो इस तरह की वो हम्म। बातें करता है, इस तरह की हम्म। बातें करता है वो बच्चा है, वो तो जी। नहीं जानता। लेकिन उसको वो समझाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि जात होती है, नीच जात होती है, जबकि उसको पता नहीं है, उसको बताया जा रहा है। हम्म। जब वो भाई से हम्म। पूछ रहा है मंदिर में हम क्यों नहीं जा रहे, तो उसको बताया जा रहा है कि भाई हम नीच जात है, जबकि सुखिया तो जात को जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बताया जा रहा है। तो ये चीज है कि एक आदमी जो बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, उसको भी जाति का पता नहीं है, लेकिन हम उसको जाति के बारे में बता रहे हैं। बता रहे हैं। तो सही ये बात चीज है। थी। और दूसरी बात ये है कि जब धर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो धार्मिक रूप से भगवान ईश्वर की सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग ईश्वर को मानते हैं। लेकिन सुखिया कहता है कि भाई मुझे इसी मंदिर में जाना है, तो जिससे उसे रोका गया। हालांकि उसके परिवार ने उसको रोका है, किसी वहां पे हमने ये नहीं कहा कि किसी जाति विशेष के आदमी ने उसे रोक दिया, उसके घर वालों ने ये जी। रोक दिया क्योंकि उनके मन में ये बात है कि हम नहीं जा सकते। तो तो उसमें ये जो एक मुख्य सिर्फ है कि संदर्भ जाति और के है। नाम पर, धर्म के नाम पर। हम्म।
जाति के नाम पे, धर्म के नाम जी पे प्रताड़नाएं जो या इस तरह का जो दुर्व्यवहार है वो हमारे सामने आ रहा है। और हम देखते हैं कि सुखिया सुखिया जो है वो उन चीजों से बाहर निकलना चाहता है, वो अनभिज्ञ है। वो बार बार पूछता है जब उसकी बाई नल का धोती है, हैंडपंप को धोती है, कि इसको क्यों नहलाया गया। उसे नहीं पता वो क्यों धो रही है। तो ये एक बच्चे की जो तीक्ष्ण बुद्धि है, उसकी बौद्धिक क्षमता को दर्शा रही है। दूसरे इसमें एक विशेष संदर्भ और आया है, जी वो ये कि आपने वहां पे लिखा है कि एक सार्वजनिक हैंडपंप है। तो सार्वजनिक हैंडपंप से सुखिया जी और उसकी बाई जो है पानी लेने जाते हैं और लंबी कतार में खड़े होते हैं, और जब वो छूती हैं और पानी भर के लाती हैं तो उसमें देखा गया है कि उस नलके को जब नहलाया गया तो वहां पे एक प्रश्न और उठता है कि क्या जो सार्वजनिक हैंडपंप है जिसकी बात आप कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि छुआछूत की ये जो मुख्य रूढ़ी या जो मुख्य समस्या रही है, तो क्या सार्वजनिक हैंडपंप पे कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति या नीची जाति का व्यक्ति क्या उससे पानी ला सकता है? कैसी संभावनाएं हैं वहां पे, जो सुखिया ने जिस तरह देखिए, से आपने अपने एक शब्द दर्शक। कहा है क्या, आप जी बिल्कुल, आपने एक शब्द कहा है क्या ला सकता है कि जहां तक हम बात करें तो बहुत कुछ बदला है। ऐसा नहीं है कि स्थिति जस की तस है। अब वैसा मुझे लगता है कि इन 30 सालों में शायद वैसा कुछ नहीं रहा। जिस जिस तरह के जब ये किस्से हुए थे उसके समय में और आज के समय में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, सार्वजनिक हैंडपंप की जहां तक मैं बात करता हूँ। सार्वजनिक हैंडपंप में ये एक मंदिर की धर्मशाला में हुआ करता था ये नल। जी जी। आज मेरी बहन है बड़ी, जो सुखिया की बाई है, वो कम से कम 50 साल की उम्र है। आज के समय में उसकी 50 साल की एज है। और उस वक्त मैं तो बिल्कुल छोटा हुआ करता था। जब हम साथ में जाया जी करते थे, बिल्कुल ये एक धर्मशाला में था, मंदिर में बनी धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में ये हैंडपंप था। और वहां पर आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक हैंडपंप से पानी लेना या कैसे, उस वक्त सिर पे मटके उठा के लाया करती थी महिला। जी आज वो स्थिति नहीं है। राजस्थान में पानी की हमेशा किल्लत रही है, आपको पता है, रेगिस्तान का एरिया था उस समय, तो 30 साल पहले उठा जी जी के जी। और वो पानी लेकर आया करती थी। यहाँ तक कि अपनी जाति के इंसान को वेट कर दिया करती थी, लेकिन अगर निम्न जाति का इंसान खड़ा है तो उससे नहीं कहते थे कि भी मेरे सर पे मटका रखवा दो। ये जी। ऐसे हालात हुआ करते थे। और हम्म। ऐसे बहुत बार हुआ करता था कि जो निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, उसको सबसे अंत में पानी भरने दिया करता था। ये चीजें महसूस की हुई है, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। अगर मैं आज के जमाने में ये बात कहूँ कि बिल्कुल आज भी ऐसा होता है, तो आज ये चीजें नहीं है। लेकिन जिस समय की ये घटनाएं हैं या जिस समय का मैंने इसे लिखा या वर्णन किया, वो उस समय का जो देखा वो लिखा, वो जो बचपन में हुआ। जब ये 2000 और जो सार्वजनिक, है 11-12 के आसपास की या 2007-8 के आसपास की बातें हो सकती हैं कि नहीं 2000। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको, ये 99 और 2000 के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए, जो बहुत सारे शिक्षा क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हो गए, शहरीकरण हो गया, हम्म। इंटरनेट आ गया, तो बहुत सारी ऐसे बदलाव आए जिनकी वजह से ये कम हो गया। लेकिन मैं जिस जिस समय की बात कर रहा हूँ, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उस समय के दौर की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर बिजली भी बहुत कम घरों में हुआ करती थी। बिजली भी, बिजली और पानी की समस्या तो रेगिस्तान में आपको पता है हमेशा रहती थी। अब तो अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो ये पूरा पत्थर का शहर बन गया है। मतलब पत्थर का उसमें एक आधुनिकीकरण जो है वो आधुनिकरण आ हो गया गया, है। सड़कें आ गई चारों आधुनिकीकरण तरफ, हो गया। हर चीज, लेकिन कॉलेजेस, स्कूल, हर चीज खड़ी। आज हर चीज है, लेकिन अगर उस ऐसा भी समय 30 साल में बहुत सारा बदलाव हुआ। जी लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि जो जातीय समस्याएं हैं वो आज भी जी राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत पेचीदा रूप में, आज भी भयंकर रूप में है। तो क्या ये इसमें कितना सच है कि जाति है कि जाति ही नहीं? तो इस बिल्कुल सही चीज को बात है आप जी। किस संदर्भ में लेंगे, और क्या आज भी वैसी ही विषम परिस्थितियां राजस्थान जैसे इलाकों में हैं? याद है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर शिक्षाएं जी। नहीं है, या जो ज्यादा पिछड़ा एरिया है, वहां पर इस तरह की हम्म। घटनाएं आज भी आपको सुनने को मिल जाएगी। आप कभी भी समाचार पत्र को उठाकर देखिए, या कई ऐसी बातें होती है समाचार पत्र तक पहुंच ही नहीं पाती। अभी शायद आपने सुना नहीं होगा कि बीकानेर में एक दलित को मूछें रखने के लिए उसकी हत्या की गई। शायद आपने सुना नहीं हम्म। होगा। आपने अभी हाल ही में सुना नहीं होगा कि बीकानेर के आसपास की एक घटना है कि जिसमें जूते में पानी पिलाया गया था।
जूते में जी पानी जी डाल के लड़की को पिलाया गया था। आपने जी वो भी जी नहीं कि चोरी के शक में वहां पर अगर किसी के घर में चोरी हो गई तो वो सबसे जो निम्न जात का जो आदमी है उसको पकड़ के लाएंगे, भाई ये चोर है। ठीक है, वैसे ही जैसे डायन, आपने डायन प्रथा के हम्म। बारे में सुना है? नहीं, आपने डायन प्रथा के बारे में सुना है? राजस्थान, नहीं सुना। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जो जो पिछड़े हुए जो एरिया है, वहां पर अगर किसी हम्म, महिला के साथ या किसी को भी आपसे अगर कहना है, आप किसी को भी कह दें कि ये डायन है, बस आपको कहना है सिर्फ ये डायन है, भीड़ उमड़ पड़ेगी और उसे मार देगी। अब बताइए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये बिल्कुल। चीजें हैं। लेकिन कई चीजें जी ऐसी है जो समाचारों में नहीं आ पाती, टीवी में नहीं आ पाती, या लोग डरते हैं, जो लोग बाहर नहीं कहते। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरा इलाका पूरा सिंचाई मतलब जुड़ा हुआ है पूरा सिंचाई से, सिंचाई वाला एरिया है ये। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर लगता है। हम्म यहाँ बहुत आधुनिकीकरण हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ इस तरह की घटनाएं इक्की दुक्की अगर कभी किसी के साथ अगर हो गया, अकेले में हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं है कि हम्म यहाँ हर रोज ऐसी घटनाएं होती। लेकिन कई जगह ऐसी हैं, राजस्थान में क्यों, आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ पर शिक्षा कम है, जहाँ पर लोगों हम्म में अंधविश्वास ज्यादा है, तो आज हम्म। भी ऐसी घटनाएं होती हैं। जी जी। बिल्कुल होती हैं, अगर और जाती कभी 2000, नहीं जाती। जी जी, तो जो हम सुखिया का दूसरा भाग देखते हैं, सुखिया के दूसरे भाग में जो सुखिया की तार्किक चेतना दिखाई गई है, तार्किक क्षमता दिखाई गई है, बौद्धिक क्षमता दिखाई गई है, उस संदर्भ में अगर मैं देखूं तो जो दूसरा पार्ट है पाठशाला, पाठशाला जी में जो शिक्षा नीति दिखाई गई या शिक्षा के प्रति जो दलितों में जागरूकता आई, तो उसे हम दलित चेतना से कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसको संदर्भित करेंगे। पितृसत्तात्मकता अगर देखा जाए तो बाई की बातों से ये लगता है कि पितृसत्तात्मकता आज भी वहां पर हावी है, और पितृसत्तात्मकता के जो पहलू इस कहानी में देखे गए, उस कहानी में पुरुष और स्त्री के बीच का जो भेद है वो आज भी वैसे ही व्याप्त है। क्योंकि हम देख रहे हैं उस कहानी में कि सुखिया की बाई जो है वो उसे स्कूल छोड़ने जाती है, तो वो सुखिया जो है तमाम तरह के सवाल करता है। तो सुखिया की जो सवाल है वो बहुत ही हास्य भी पैदा करते हैं, और हास्य में तार्किकता भी बहुत गहरी है। तो क्या 8 या 10 साल का बच्चा जिसका जो इतनी तार्किक बातें करता है, तो उसका क्या बेस है, उसका क्या आधार है? आप जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, देखिए, हम दोनों ही अगर बात करें तो हम दोनों ही एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। एज ए टीचर काम करते हुए मैंने इतना तो सीख ही लिया कि बच्चा सबसे ज्यादा जो सीखता है वो देखने से सीखता है, देख कर सीखता है, अपने आसपास की जी घटनाओं को देख कर सीखता है, अपने आसपास के लोगों के बर्तावों को देख कर सीखता है। सुखिया ने भी बिल्कुल। वही चीजें हैं कि सुखिया आसपास में जो घट रही घटनाएं हैं उन पर अपनी पैनी नजर रखता है, और वो उन चीजों पर वो अपना सूक्ष्म जो है वो उनका निरीक्षण करता है अच्छे से, उसकी सूक्ष्म जांच करता है, और फिर अपने हम्म सवाल खड़े करता है कि वहां तो ऐसा हम्म हुआ था, मैंने वहां ये देखा था, आज यहाँ ये हम्म। ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ ये देख रहा हूँ। वो हर चीज पर जी, गौर करता है। तो आज हम मतलब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं या मिडिल स्कूलों में पढ़ाते हैं, हमने देखा कि एक छोटा बच्चा भी जब स्कूल पहली बार जब स्कूल आता है उस समय भी वो बहुत कुछ सीख सीख चुका होता है, और सीख कर ही आता है। कहाँ से सीखा है उसने? उसने अपने घर से सीखा है, उसने अपने उसकी माँ उससे पूछती है बेटा नोजी कहाँ है, बेटा आई कहाँ है, तो वो सारी चीजें बता रहा है क्योंकि उसने देखा है, और देख देख कर ही करता है। आप सुखिया की किसी भी कहानी को उठाकर देखिए, सुखिया सिर्फ उन्हीं सवालों को उठाता है जो उसने देखा है, और हर बार चाहे वो सवाल करता है, पाठशाला में भी वो सवाल करता है, लेकिन सवाल उन्हीं चीजों पर करता है जो वो देखता है या जो उसके सामने कोई चीज घटती है, उसी घटना पर तुरंत वो अपने सवाल खड़े कर देता मतलब हम है। ये एक मान बौद्धिक के क्षमता चलिए यही है कि कि बच्चे का वो सीख। मतलब हम जी यही मान के चलिए कि जो उनकी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो आसपास के एक्सपीरियंस से ली गई हैं। वो जो भी आसपास घटता हुआ देखते हैं उसी जी पे सवाल वो बच्चा कर उठता है। उसका माइंड जो है वो इतना क्रिएटिव है, इतना शार्प है कि वो हर चीज को कैच कर लेता है और उसको तार्किकता के साथ ही पेश करता है। तो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला बच्चा है कि 14-15 की आयु में ही बच्चा इतने गहन सवाल, इतने गहन अध्ययन के जो विद्वान भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह के अनुभव, उस तरह के एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो किस प्रकार, कैसे इस तरह के सवाल कर सकते हैं। तो जो सुखिया है उसकी बौद्धिक क्षमता वाकई ही, और उसका मनोबल और उसकी तार्किक शक्ति
वाकई ही अद्भुत है। वो दलित चेतना में एक नया मार्ग दिखता है कि शिक्षा आने के बाद या आसपास की घटनाएं बच्चों पर कितना असर करती हैं, कितनी असरदार होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि सुखिया का जो तीसरा भाग है, सुखिया का तीसरा भाग जिसका शीर्षक है टोना, टोना या अंधविश्वास जैसी चीजें आज भी हम साउंड देखते हैं साउंड कि सिस्टम में फिर आंचलिक, से दिक्कत शुरू हो गई है मैडम। हमारे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है साउंड सर। अब आ रही साउंड है सिस्टम आवाज? में हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो ये जो सुखिया वाला पार्ट है, और सुखिया जो है किस तरह से प्रश्न करता है, मास्टर जी भी कहते हैं कि आप इसका दाखिला जो है वो नहीं करा सकती हैं स्कूल में क्योंकि इस वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें वो अपनी बहन से भी कहता है कि नहीं, मैं पिता के साथ रहकर ही काम करूंगा और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा, मैं पर स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो उसकी बहन उन्हें समझाती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो बौद्धिकता को, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को दर्शाती हैं। अगला सवाल मेरा ये है, शायद आपको अब मेरी आवाज आ रही होगी। अगला सवाल मेरा ये है कि सुखिया का जो तीसरा भाग है टोना, ये टोना जो शब्द है, ये टोना किस प्रकार का शब्द है, कहाँ का शब्द है, और ये अंधविश्वास और जितनी भी रूढ़ियां या अंधविश्वास जो आंचलिक जीवन में व्याप्त हैं या लोगों के बीच व्याप्त हैं और जिन्हें लोग विश्वास के जो है विश्वास करके उन चीजों को फॉलो करते हैं, क्या नेटवर्क इस में तरह बहुत की टोने बहुत जैसी चीजें, साउंड इस तरह की टोने जैसी चीजें क्या आज भी ग्रामीण इलाकों में विद्यमान है? क्या लोग आज भी उतना ही विश्वास करते हैं टोने जैसी चीजों पे? आवाज आ रही है मेरी? आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए प्लीज। जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ मेरा रही है, सवाल ये, आप धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने तीसरी कहानी ली टोना, जिसका शीर्षक टोना है, क्या आज भी ग्रामीण इलाकों में जी ये टोने जैसी चीजें आज भी विद्यमान है? क्या जी टोने जैसी चीजें वाकई ही असर करती हैं? अगर सुखिया की बात हम अगर करें तो सुखिया जो है इन अंधविश्वासों पे बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें कितनी असरदार होती हैं या उसकी तार्किक क्षमता जो है इन चीजों को खंडित करने का प्रयास करती है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इसे, इस चीज से कैसे निजात पाई जाए, या ये टोना जो है ये क्या होता है, और ये जो अंधविश्वास है ये क्या आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्यमान है, या ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं? जी। देखिए, मैं एक गांव में पोस्टेड हूँ, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है एज ए टीचर, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। जी तो आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि क्या आज भी ऐसी घटनाएं होती है, क्या टोना निकाला जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही है कि ऐसा होता है, आज भी होता है। जब बहुत बार हम जहाँ जाते हैं चौराहे पे रखे मिल जाते हैं हमें, ठीकरे समझते हैं ना, एक हाँ हाँ टूटी हुई मटकी होती है, उस मटके का जो आधा हिस्सा जो होता है उसे ठीकरा बोलते हैं, और वो हम्म चौराहे पे रख देते हैं। चौराहे पे हम्म रख के उसमें कुछ चूड़ियां होती हैं, सिंदूर होते हैं, लड्डू होते हैं, पैसे होते हैं, उन सब चीजों पर काले टीके लगा लगा के, जैसे 7 टीके लगा दिए, इस तरह से लगा लगा के हर चीज पर तिलक लगा के और वो रखा जाता है। दाने भी रखे जाते हैं बहुत सारे, और लोग क्या जी करते हैं कि उससे दूर से निकलते हैं, साइड से निकलते हैं कि अगर इसको पाँव टकरा गया तो वो सारी जो है वो जितने भी उसकी बलाएं हैं वो किसी बयान, दूसरे पर चली जाएगी, जिसका जी पाँव जी उससे टकराएगा। ऐसा होता है। हम्म जी। आज भी मिल तो जाते क्या हैं ये, बहुत सारे। पर मैडम तो मैं ये तो जी चौराहों पे जो ये चीजें रखी जाती हैं, जैसा कि आपने बताया कि चूड़ियां रखी जाती हैं, बिंदियां रखी जाती हैं, तो ये चौराहों पर ही क्यों रखी जाती हैं? क्या हाँ इनका वो वाकई असर होता है या बेफिजूल की बातें हैं? अगर हम सुखिया की माने तो बेफिजूल की बातें हैं, क्योंकि ये कहानी जो है साउंड सिस्टम में दिक्कत है प्रयोगात्मक मैम। कहानी है। सर मुझे तो बिल्कुल साउंड साफ सिस्टम आ में रही है। दिक्कत आ रही है। आपको आप तो आ रही है ईयरफोन लेकिन हटा मुझे लीजिए, थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही ईयरफोन आप हटा सकते हैं, है। ईयरफोन नहीं लगा रखा। शायद तब।
अभी आ रही है आपको आवाज? मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही क्लियर। आपको ही नहीं आ रही थी। आप बिना उसके भी बोल सकते हैं। एक सेकंड, उसको दोबारा लगा देता है ना। मुझे लगता है कि यहाँ से नहीं है, नेटवर्क की वजह से हो रहा है शायद ये। कोई नहीं, आप अब आ ठीक रही है कर आवाज में? लीजिए। बिल्कुल आ रही है। जी जी, आ रही हाँ है सर, बोलिए। आ रही है। हम्म, मैंने आपसे हाँ सवाल बोलिए किया मैम। था जी, ये सवाल। हाँ, ये जो टोना आपने बताया कि टोना आज भी अंधविश्वास का एक प्रतीक है, या इस तरह की चीजें जो हैं, जो ग्रामीण इलाकों में हैं, तो क्या ये चीजें असरदार हैं? क्या इन चीजों का असर होता है? या अगर हम देखें सुखिया नहीं, कहानी की असरदार। सुखिया कहानी जो है, जी, तो सुखिया उस पे देखिए प्रयोग करता है, असरदार एक ये चीजें है प्रयोगात्मक या नहीं कहानी है, है। हम्म। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये असरदार है या नहीं है मैं इसका नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे हम्म। लगता है मैं जब भी गाड़ी से निकलता हूँ बहुत बार इस तरह के टोने हम्म। मिलते हैं। साथ में बाजू में बैठा हम्म। इंसान मुझे कहता है यार थोड़ा साइड से ले ले, लेकिन मैं हर बार उसके हम्म। बीच में से लेके गया। क्या पता हम्म। होता होगा, अब मुझ पर तो कभी बल आया ही नहीं। ठीक वैसे ही मतलब सुखिया आपको भी ऐसा ही बलम। किया करता था। सुखिया को मैंने मैंने देखा, मैंने जी। पचासों बार उसको देखा था। पचासों बार जी। उसको देखा था कि वो इंतजार में रहता था कि कहीं तो ना रखे कोई और मैं वहां के पैसे उठा लाऊं, और वो कर लिया करता हम्म। था। अगर उसके सामने हम्म। सामने कोई रखता तो वो लड्डू भी उठाता, पैसे भी उठाता और सारा सामान भी उठा ले आता। उसको तो कभी कुछ हम्म। ऐसा मुझे नहीं लगता, उसके मन में कोई भय नहीं था। सारी चीजें मैं ये जी। मानता हूँ अंधविश्वास है सब, भय की बात है, इंसान के मन का भय है, लेकिन सुखिया में इस तरह का कोई जी। भय जी। था नहीं। जी जी। क्योंकि अगर हम देखते हैं, सुखिया जो है वो लड्डू खा लेता है, और लड्डू खाने के बाद वो अपनी बाई को भी वो लड्डू देता है, तो बहुत ही हास्य पैदा होता है वहां पे उन पंक्तियों में, कि वो छोटा सा बच्चा जो है वो प्रयोग करता है कि देखते हैं इस चौराहे पे जो लड्डू रखे हैं उनके खाने से कुछ होता है या नहीं होता। जब वो इस तरह का प्रयोग करता है और बाई को बिना बताए बाई को भी खिला देता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। ऐसा कहानी में कुछ नहीं दर्शाया गया कि वहां पे कुछ हो गया हो, या तो फिर अगर जब कुछ होता ही नहीं है इन चीजों से, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग इतना अंधविश्वास करते हैं? अब वो तो पता नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, या ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों, मानने वाले जो लोग हैं वो शहरों में भी इन चीजों को मानते हैं। अगर मैं बिल्कुल आपको एक मानते घटना हैं। का जिक्र करूं, कि हम लोग जो हैं पीपल पीपल के पेड़ की बहुत आलोचना, मतलब या उसको बुरा मानते हैं लोग, शनिवार को जो है दीपक जलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि शनिवार को जो दीपक जलाते हैं वो एक अंधविश्वास के चलते जलाया जाता है। तो जो पीपल का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ दरअसल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह की धारणाएं, इस तरह की टोने टोटके वाली चीजें हमारे समाज में हमें आज भी देखने को मिलती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब सुखिया ने प्रयोग किया तो इसमें एक नई चेतना उभरती है, एक नया दलित विमर्श और एक नई दलित चेतना उभरती है, कि लोगों को ये सारी चीजें, इन पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है इन चीजों पे विश्वास करने की, जबकि कहानी का पात्र जो बच्चा है वो इन चीजों को नहीं मान रहा है, और जबकि हम बड़े होकर उन चीजों से भयभीत हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के टोने जो हैं वो एक नई चेतना जो है मनुष्य में जागृत करते हैं। तो बहुत कुछ उस कहानी से सीखने की जरूरत मुझे लगता है। तो और हमें वो एक प्रैक्टिकली भी वो चीज करके दिखाई जा रही है। जबकि बाई जो है खाने के बाद उनको भय पैदा होता है, उससे पहले आप देखते हैं कि उनमें भय पैदा नहीं होता। वो खाने के बाद उनको जी। लगता है कि टोनी की उन्होंने कोई चीज खा ली। तो अगला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आप इस कहानी को, जो अगली कहानी है ढोल, अगली जो कहानी है ढोल, उसमें ये दिखाया गया है कि सुखिया जो है वो अपने पिता से पैसे लेकर जाता है, और उन पैसों से वो बीच में जब ढोल बज रहा होता है, ढोल की थाप पर वो नाचने लगता है। वो अपनी जुबान का पक्का है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो उसकी जो हालांकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन वो जब उसने ये कह दिया कि वो भिखारी को पैसे देगा, तो वो 2 रुपए उस भिखारी को दे देता है। तो आप इस चीज को, इस संदर्भ को किस तरह से दलित चेतना से जोड़ना चाहेंगे? जी, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सुखिया जब घर से निकलता है तो उसके मन हम्म। में ढोल के प्रति जो
उसके अंदर की जो कला है कि वो हर बच्चे में होता है। पहले पुराने जमाने की बात अगर हम बताएं तो आज के समय तो चलो बच्चे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सभी से मनोरंजन कर लेते हैं। एक जी जी। जमाना हुआ करता था कि जब गांव में बारात आया करती थी तो सारे लोग उसे देखने के लिए जाया करते। आज हमारे पड़ोस में शादी होती है, हम देखने नहीं जाते, क्योंकि मनोरंजन के ये कुछ एक साधन हुआ करते थे जिनसे इंसान अपना मनोरंजन कर जी लिया जी। करता था। ठीक वैसे ही सुखिया के मन में भी नाचने गाने का बड़ा शौक है कि वो कहीं जाए, और बच्चा बाल मन है उसका उसका मन कर रहा है कि भाई वो भी वहां पे देखने जाए जहाँ पे ढोल बज रहा है। ढोल बज बहाना ढूंढ रहा है, उसके पिता ने उसको पैसा दिया भी जाओ घर से कोई सामान लेके आना है मेरे लिए, वो ले आओ, जब वो निकल रहा है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया और ढोल वाले के पास चला गया। हालांकि उसका मकसद ये नहीं था कि वो भिखारी को वहां भीख देने जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो तंज कसे गए, और तंज क्यों कसे गए, दो तरीके से कसे गए। एक तो उसकी गरीबी के कारण कसे गए, और दूसरी बात ये थी कि वो निम्न निम्न जाति का था। जब लोग उस पर तंज कसते हैं कि इसकी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है, इसका बाप खेतों में काम करता है, और तू इससे भीख मांग रहा है, मतलब उसे भिखारी की तरह उसे वहां पर ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन इन चीजों को भी सुखिया चेतावनी के रूप में लेता है, चुनौती के रूप में लेता है, चुनौती के रूप में लेता है, चुनौती स्वीकार करता है, और उसी कर्म में वो आगे बढ़कर, उसके मन में कोई लालच नहीं है। 2 रुपए है तो उसने यही कहा था कि भाई 2 रुपए मुझे दे दे, बाकी तू रख ले। ढोल वाले के साथ वो डील करता है, तो उसका जो मन है, लेकिन अलग दूसरे ही पल माहौल अलग से क्रिएट होता है कि जब उसने पूरे गांव में जो माहौल बना दिया, एक अच्छा काम कर दिया, सबका मनोरंजन कर दिया, तो वही लोग जो अब तक उस पर तंज कस रहे थे, वही लोग अब उसकी तारीफ में उतर आए। तो जी जी। यही है उसमें बस एक कि मेरे मन में उस वक्त लिखते समय कोई दलित चेतना की बात या किसी विमर्श की बात नहीं चल रही थी। मेरे मन में तो सिर्फ इतना था कि बेसुखिया एक जीवंत है, और उसके मन में जो चल रहा था, उसके मन की जो इच्छाओं को मैं दिखाना चाह रहा था, बस मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि उसकी जो उसका जो जीवन था, उसका जो अतीत था, उसको मुझे असली जामा पहनाना था। सिर्फ मेरे मन में इतना था, जिसमें शायद मैं देखिए सर, सफल हुआ। कोई भी रचनाकार या कहानीकार, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, जब भी वो लिखता है उसके बाद ही विमर्श या उसके बाद ही चर्चाएं शुरू होती हैं उस लेखन जी पर। कोई नहीं जी जी जानता पहले, या कोई भी माइंड को सेट करके नहीं लिखता है कि इसमें हम ये डालें तो ये चेतना पैदा होगी, इसमें ये डालें। एक्चुअली हमारे समाज का जो ढांचा है, हमारा जो सामाजिक संरचना है, वो बनी ही इस प्रकार से है कि उसकी जो रीति रिवाजें हैं, उसकी जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जिस तरह की समानताएं हैं, सांप्रदायिक चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने आप ही एक विमर्श को जन्म दे देती हैं। तो कोई भी लेखक लिखते समय ये सब नहीं सोचता है। बिल्कुल जी सही जी बात है आपकी कि लिखते समय इस तरह की चीजों पर विचार नहीं किया जाता। बाद में जब आलोचनाएं होती हैं या उसकी समीक्षाएं होती हैं, तब पता चलता है हमने लिखा क्या है। तो जी ऐसा तो कोई माइंड सेट करके बैठता नहीं है। ठीक है सर, जी जी अगला जो मेरा प्रश्न आपसे है वो ये है कि नृत्य कला के प्रति जो सुखिया की अंतस चेतना थी, जो जी कला का जो एक अन्य रूप सामने आया कि उसको नृत्य कला में या नाचने में या नाच के मनोरंजन करने में बहुत रुचि थी। तो क्या वो नृत्य कला उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार भी करती है? क्या वो उस आत्मविश्वास को जगाती है, या किसी कला के प्रति एक नया रुझान पैदा करती है कि कला का शौक किसी को भी हो सकता है? और दूसरी बात जो जी हमने उसमें देखी कि सुखिया जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी अपनी बात पर अडिग रहता है, जी अपने कथन का, अपने बात का पूरा मान रखता है, जुबान का पक्का है। उसने भिखारी को जी पैसे भी दिए, और भिखारी के धोखा देने के बावजूद भी वो अपनी बात पर जो का त्यों रहा, और उसने दोबारा से डांस करके, नाच के पैसे दोबारा से अर्जित किए, उस धन को दोबारा से अर्जित किया, चाहे वो 2 रुपए थे चाहे 4 रुपए थे। तो उसके अंदर एक ऐसी चेतना है, अगर कोई सीखने वाला हो, जिस तरह से वो सीखता है अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास अनुभव करता है, देखता है, तर्क देता है, तो अगर हम देखें तो सुखिया जो है उसी की भांति हम अनुभव करके उन चीजों को तार्किक बना सकते हैं। तो इसमें एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है क्या कि ये नृत्य कला जो है, क्या इस नृत्य कला से
जो दलित वर्ग है या कोई भी व्यक्ति, जो जैसा कि हमने पहले चर्चा में हम वार्ता में कह चुके हैं कि कोई भी दलित व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति क्या इस नृत्य कला से अपने अंदर आत्मविश्वास जगा सकता है? क्या वो बहुत दूर तक जा सकता है? जिस तरह से सुखिया जो है अल्हड़ और एकदम बिंदास डांस करता है ढोल पे, उसे सिर्फ नाचना है, उसे परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का मनोरंजन हो रहा है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं। तो ये कला, क्या इसको लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, देखिए, सुखिया के आत्मविश्वास की अगर बात करें तो सुखिया का मकसद किसी कला को आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाने ये नहीं है। सुखिया का जो मकसद है, इस कहानी के माध्यम से भी आप उसे समझे, उसका मतलब है हर हाल में आनंद में जीना। बस वो आनंद की अनुभूति लेता है, हर जगह पर उसे आनंद चाहिए, भले परिस्थितियां उसके पक्ष में हो विपक्ष में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो हर माहौल को उसे अपने तरह से क्रिएट कर लेना, उसे हास्य में करना है, एडजस्टेबल पर्सन जिसे कहते हैं। हर स्थिति में उसे हर स्थिति का आनंद उठाना है। उसके बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं उसे लिख नहीं पाया, और यही कारण था कि सिर्फ मैंने उसके 4 किस्से लिखे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि उसका हर जो उसका जो काम हुआ करता था, हर उसका जो जहां भी अगर उसका एक भी शब्द हुआ करता था, वो जब कभी भी कुछ भी अगर काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसका एक ही मकसद हुआ करता था, और वो था आनंद में जीना। बस वो कहीं भी कुछ भी कर सकता था। वो बातूनी बहुत था। अपनी उम्र से 20 साल 30 साल बड़े लोगों के बीच में बैठता था, बुजुर्गों के पास बैठता था, उनसे सवाल जवाब किया करता था और हास्य पैदा कर देता था हर जगह। उसे ये नहीं पता था कि भाई मैं अगर डांस करूंगा तो मैं बहुत बड़ा, मैं इंटरनेशनल कोई नर्तक बन जाऊंगा, या फिर मुझे लोग बहुत खुश होंगे, मुझसे खुश होंगे। उसे ये मतलब नहीं, उसे मतलब कि वो कितना खुश है। बस उसे माहौल अपने अकॉर्डिंग करना है, कि उसे दूसरे तो उसे कभी खुश हुए नहीं, वो अपने आप से बड़ा खुश था। उसे अपने अपने जीवन को बोझिल नहीं बनाना चाहता था, और यही बात वो हमेशा मुझे कहता था। जब मैं ज्यादा पढ़ा करता था, उसके देहांत से पहले की बात है, जब मैं सारा दिन पढ़ा करता था, तो मुझे कहता था क्या करेगा पढ़ के? मैंने कहा भाई मैं नौकरी करूंगा, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। तो वो मुझे कहता था कि कुछ मत कर, आनंद में जी, तो दिन रात लगा रहता है, हमेशा सारा दिन लगा रहता है। देखो तुझमें देख, मुझ में देख, अब सारी चीजें हैं मेरे पास। वो कहता सारी चीजें हैं मेरे पास, जो तेरे पास है वो मेरे पास है, तो हम दोनों एक ही बात है ना। मैं कुछ नहीं करता, तू बहुत कुछ करता है, तो क्यों करता है? उसका मतलब यही था कि जो है उसमें संतुष्ट रहो, आनंद में जियो। हर पल उसका एक ही काम था, आनंद। बस उसका एक ही मकसद। मतलब वो वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति थे, कि जी वर्तमान को बिल्कुल। जियो, उन्होंने कभी भविष्य जो है भविष्य कभी अपने आप ही कभी सब मैंने उसे, करेगा। जी कभी मैंने उसे पुरानी बातों पर रोते हुए नहीं देखा। जैसे आज हम पुरानी बातों पे 1990 92 की बातों पर हम जिक्र कर रहे हैं, उसने कभी नहीं जी किया। और ना ही वो आने वाले भविष्य के लिए कभी सोच कर गया था कि भाई मैं अगर ज्यादा जीऊंगा तो मैं ये घर बना लूं, महल बना लूं, बच्चे बना लूं, शादी कर लूं, ये कर लूं। बस उसको कोई ये चीजें लेना देना नहीं था। उसका मतलब था अभी आज जो है उसमें जी लो, और यही हुआ कि जी जी। अगला प्रश्न मेरा आपसे आपकी कहानियों की भाषा शैली से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भाषा जी शैली और शिल्प की दृष्टि से आपकी सभी कहानियां सरल और सुबोध हैं। उनको जी कोई भी एक सामान्य जन उनको पढ़ के समझ सकता है। तो ये सरल सुबोधता और कथाओं में जो शब्द आपने अन्य भाषाओं से लिए, तो आपने जो अन्य भाषाओं से शब्द लिए और भाषा शैली को सुदृढ़ और अच्छी बनाने का प्रयास किया, तो आप जी कुछ हम भाषा शैली के बारे में जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान से हैं, तो क्या आपने मारवाड़ी जैसी भाषा या राजस्थानी भाषा के शब्दों का, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग क्या आपने अपनी इस कहानी संग्रह में आपने किया है? यदि किया है तो आप थोड़ी सी चर्चा उस पर करें और दर्शकों को बताएं कि आपने कौन कौन सी किस तरह जी की शब्दावली जो है इसमें प्रयुक्त की है। जी। अगर शब्दावली की हम बात करें तो चर्चित भाषाओं में अगर हम बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जी। फारसी, राजस्थानी हम्म। और देशज शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ कहानी में। जी। कहीं ना कहीं ये नहीं कहता कि ये सारी बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ इन सभी भाषाओं को हुआ।
अगर हम लोकाक्ति या मुहावरों की बात करें तो जैसे रंग में भंग डाल देना, सुखिया के लिए हमने कहा है कि रंग में भंग डाल दिया। तो इस तरह की जो जो चीजें हैं इसमें लिया गया है, अलग अलग तरह के अलग अलग शब्द मैंने किया, लेकिन शब्द बिल्कुल सरल है। ऐसे ऐसे शब्दों को लिया जो आम जन उनसे वाकिफ है। जी जी। जैसे उर्दू के शब्द हैं, वाकिफ है, सुनसान है, या जैसे हम राजस्थान की देसी अगर हमारी लोकल स्थानीय भाषा की अगर हम बात करें तो जैसे ठीकरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वैसे जैसे उर्दू में हम अल्फाज कह देते हैं, अंग्रेजी में जैसे विंड चाइम्स है, विंडो है, तो इन चीजों का भी इस्तेमाल किया है। हर एक चीज का लाइन के अकॉर्डिंग, डायलॉग के अकॉर्डिंग हमने उस चीज को जहां वो चीज लग रही है उसी चीज को सेट करने की कोशिश की, लेकिन सरल रूप नहीं। हमारा मकसद ये है जी, मकसद ये है कि चाहे वो साक्षर है और चाहे वो उच्च शिक्षित है, चाहे वो 5वीं क्लास पास है या फेल है, या चाहे वो हायर एजुकेटेड है, कोई भी हो, अगर वो किताब को पढ़े, कहानी को पढ़े तो वो समझ, दोनों के लिए यहाँ पर जी। ये नहीं है कि भी हायर एजुकेटेड लोगों के लिए कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हालांकि मेरी जो है शिक्षा वो अंग्रेजी से हुई थी, तो ये नहीं है कि मैं अंग्रेजी में लिख दूं, सारा अंग्रेजी में लिख दिया तो सिर्फ वो उन्हीं लोगों के लिए जो अंग्रेजी जानते हैं, या उर्दू में लिख दिया तो एक विशेष वर्ग के लोग ही उसके पाठक हैं। लेकिन मैंने इसलिए लिखा इसको कि अगर चाहे कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इससे कोई नहीं मतलब हमें सिर्फ इतना मतलब है कि ये सबके लिए होनी चाहिए। अल्फाज ऐसे लिखो कि हमने उसको समझाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, या वो उसे उस कहानी को पढ़ ले। हमने सबके लिए ये लिखा, बिल्कुल सरल शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब आपने एक जन भाषा का प्रयोग किया है जिसे साधारण पाठक भी बहुत आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। और जी, अगर शायद आपने इंग्लिश में लिखा होता तो शायद मैं आपके साथ वार्ता पे नहीं होती। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि आपका हिंदी साहित्य में ही क्यों रुझान था? आप तो इंग्लिश लिटरेचर से हैं, तो आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए था। लेकिन ये अच्छी बात है कि वार्ता में एक हिंदी की प्रवक्ता आपके सामने बैठी है, आपने हिंदी में लिखा तो उसको भी ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि वो आपसे इस चीज पे, इस विषय पर चर्चा के लिए, वार्ता के लिए आई। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि मुझे भी इस बहाने आपसे बात करने का, बातचीत करने का अवसर मिला। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कहानियां जो हैं, वो कहानियां किस शैली में लिखी गई, किस टेक्निक में लिखी गई, किस तरह का जो है, किस तरह की टेक्निक, शैलियों जो है कहानियों के लिए आपने अपनाई? क्या वो एक साधारण कहानी है, या आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं या चित्रण कर रहे हैं, या आपने जो है पत्रात्मक शैली में इन कहानियों को लिखा? जी, देखिए, ये जो अगर हम बात करते हैं पूरे कहानी संग्रह की, नहीं सिर्फ हम सुखिया पार्ट की अगर हम बात करें तो सुखिया के पार्ट को मैंने वही लिखा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो देखा, जो महसूस किया, अक्षरश आप इसे अब आपकी हिंदी भाषा में आप किसी भी विद्या से आप जोड़ सकती हैं, वो मुझे नहीं पता, मैं आपकी तरह हिंदी भाषा का प्रवक्ता नहीं हूँ, अब ना ही मुझे इतना विद्याओं का ज्ञान है। बस मेरा तो इतना है कि भी मैंने इसे लिखा, और वो लिखा है जो मैंने महसूस किया था। ये कोई यात्रा वृतांत नहीं है। जी, मतलब जो उसमें देखा यथार्थ ज्यादा है, यथार्थवादी का जो पृष्ठभूमि रही है कथाओं की, वो यथार्थवादी रही है। जो यथार्थ भोगा गया, जो यथार्थ देखा गया, आसपास का जो वातावरण रहा, आंचलिक वातावरण में जिस तरह की समस्याएं रही, जिस तरह जातीय कुंठाएं हैं लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति, जो अंधविश्वास है, जो शिक्षा के प्रति जो एक नई चेतना जागृत हुई है आधुनिक युग में, और तर्कशीलता का मतलब तर्कशीलता या बुद्धि का जो नाता है वो किसी विशेष व्यक्ति से नहीं होता। तो ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें, शिक्षा के प्रति चेतना, दलित चेतना, और उसमें जो है पाठशाला में जाके तार्किक बातें करना, और स्त्री विमर्श में अगर हम देखें तो बाई के साथ उसका जो संवाद शैली है, उसका जो संवाद है वो बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही तार्किक है। हम देख रहे हैं कि ये कहानी के ये चारों भाग जो हैं, इन चारों भागों में दलित चेतना उभरी है। वो दलित चेतना शिक्षा के प्रति उभरी है,
वो दलित चेतना अंधविश्वास के प्रति उभरी है कि जो है अंधविश्वास जो है वो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात कि जो कण कण में भगवान वाली जो कहानी थी, जो शीर्षक था, वो ये साबित करता है कि भगवान कोई रूप नहीं होता, वो कण कण में विद्यमान है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर जाएं। और जो नल का नहलाने वाली बात थी, जो जातीय छुआछूत से रिलेटेड जो चीज रही कि नल का नहलाया गया है, बच्चे को नहीं मालूम है, सुखिया को नहीं मालूम है कि क्या होती है जाति। तो सुखिया के ये तमाम सवाल, उसकी बुद्धिमता और उसके तमाम सवाल इस बात को साबित करते हैं, इस बात के साक्ष्य हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता और उसका जो मनोवैज्ञानिक ढांचा जो उसके दिमाग का है, जो मनोविज्ञान है उसका, वो बहुत ही सशक्त है कि 10-12 साल की आयु में ही बच्चा इतनी तार्किक बातें कर रहे हैं और उसका मुख्य आधार जो है वो आसपास की घटनाएं हैं, उसका अनुभव है। तो इस चर्चा में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो हमारे यहाँ पे दलित उत्थान की बात की गई और 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारक, और 19वीं शताब्दी में हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और महाराजा जो छत्रपति साहू जी महाराज की हम बात करते हैं। तो इस दलित चेतना का जो ये कॉन्सेप्ट है, दलित चेतना जो है वो 19वीं शताब्दी से शुरू होती है। और 20वीं शताब्दी की अगर हम दलित चेतना की बात करें तो उसमें एक मुख्य नाम और उसमें एक मील का पत्थर जो 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं, वो बहुत बड़ा नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। और B.R. अम्बेडकर जी का ये 20वीं शताब्दी का जो मील का पत्थर नाम रहा ये दलित उत्थान का ये काम समाज सुधार के, तो ये अपने आप में मील का पत्थर है। और हम देख रहे हैं कि आधुनिक दौर में दलित चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हमने देखा कि हमने सुनील जी से जो वार्ता की, उसमें हमने सुना कि दलित शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है, जबकि हम इसको बहुत ही सीमित कर देते हैं एक जाति विशेष से जोड़ के, जबकि इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। वो स्त्री उत्थान या स्त्री की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने में भी रहा है। और जो दबा कुचला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आधिकारिक रूप से भी, मैं कहूंगी आधिकारिक रूप से भी जो व्यक्ति दबाया कुचला है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से बिलोंग करता हो, वो हर व्यक्ति दलित व्यक्ति है। इस शब्द का व्यापक अर्थ यही है, जिसे हम बहुत ही संकुचित अभिप्राय लेकर उसको एक जगह चिपका देते हैं। तो इस वार्ता में ये जो वार्ता रही बहुत ही रोचक रही, बहुत ही अच्छी रही। और सुखिया के जो ये 4 भाग थे सुखिया कहानी के, इसमें हमने देखा कि जो दलित चेतना है वो कितनी आधुनिक दौर में कितनी उभर कर सामने आ रही है। शिक्षा जो है वो कितना प्रसारित हो रही है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो चुका है। तो दलित वर्ग भी जो है शिक्षा के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति धीरे धीरे ही सही जागृत हो रहा है। तो आधुनिक दौर में हम इन चीजों को बहुत विस्तृत रूप में देखने लगे हैं। तो इस वार्ता में जो आज ये इतनी रोचक और इतनी विश्लेषक और इतनी ज्ञानवर्धक वार्ता रही, एक कप चाय और तुम, तो इस वार्ता में बहुत सुंदर ही बातें, बहुत अच्छी बातें, बहुत तार्किक बातें हमने इस वार्ता में, इस चर्चा में सुनी, समझी। इस वार्ता को, एक कप चाय और तुम की इस वार्ता को समय का ख्याल रखते हुए मैं इस वार्ता को यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और साथ ही जय भीम कारवां और हमारे मुख्य मेहमान युवा कहानीकार सुनील पवार जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सुनील पवार जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय भीम। जय भीम, जय भारत। जय भीम।